अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि फैसलाबाद जेल से मैं कैसे रिहा हुआ और फिर जहाँ से आके मज़ार पे और फिर मैं घर कैसे पहुंचा। मैं घर पहुंच गया खारियाँ। अब मेरा इरादा ये था कि मुझे हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत तो अपील्स पार्टी आ चुकी थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब जनवरी 1984 में उनको हमारी साजिश की वजह से, हमारे मार्शल लॉ की मज़ामत की वजह से उनको फौरी तौर पर रात को रिहा कर दिया, तो उन्होंने मेरे भाई को बुला के कहा था कि आफ्ताब मेरा तीसरा भाई है और देखना जब मैं पार में आ जाऊंगी तो वो कहाँ होगा। फिर उनसे कई हवालों से राब्ते भी होते रहे, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गई तो मेरा कतन कोई इरादा नहीं था कि मैं हुकूमत से कोई माशी इक़्तिसादी को फ़ायदा उठाऊं, क्योंकि मैंने एक काम जो खलूस नीयत से किया, मुल्क के लिए किया, उसके लिए मुझे कतन कोई मुआवजा नहीं चाहिए था। साहिवाल जेल में मेरी मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक से मुलाकात हुई। वो भी फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको बख्शे। तो जनरल साहब ने को ये वाक़या पता भी था, फिर उन्होंने मुझसे भी तफसील मांगी। तो मुझे कहने लगे कि तुमने ऐसे खामखा अपना सर दिया, तो पीपल्स पार्टी वालों ने तुम्हें क्या दिया है। मैंने कहा जी मैंने पीपल्स पार्टी वालों से क्या लेना था, ना ही मैंने पीपल्स पार्टी के लिए काम किया। मैंने तो ये अपने मुल्क के लिए काम किया। मैंने अपने हल्फ की निभाने के लिए ये काम किया। मैंने किसी शख्स के लिए ये काम नहीं किया, ना किसी पार्टी के लिए काम किया, ना मेरा कुछ सियासत से उस सेंस में कोई तल्लक है। तो कहने नहीं, फिर भी उन्हें तुम्हें कुछ देना चाहिए था। तो मुझे इस चीज़ पे बड़ा तज्जुब हुआ। और जनरल तजम्मुल एक इंतहाई दयानतदार, ऑनेस्ट इंसान भी थे और जनरल भी थे। उन्होंने प्रोफेशन से पूरी वफा की थी, लेकिन उनकी इस मामले में सोच मुझे अच्छी नहीं लगी। उसकी वजह ये थी कि भुट्टो साहब ने जब उन्हें फ़ारिग किया तो 7 मरबे ज़मीन भी मुजफ्फरगढ़ में दी थी। तो उनका ख्याल ये था कि मैंने भी ये चूँकि मुल्क की खातर, अपने हल्फ की खातर ये कुर्बानी दी है, तो बेनज़ीर भुट्टो को और पीपल्स पार्टी को मुझे भी उसका कोई सिला देना चाहिए। तो सिले की तो ना कोई तमन्ना थी, ना कोई ख्वाहिश थी, ना सिला लेना बनता था। मुझे बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से भी कई पैगामात मिले, लेकिन मैंने जिसने भी पैगाम दिया, मैंने उससे यही कहा कि वो हुकूमत चलाए इंसाफ और अदल के तकाज़ों के तहत। तो जो एक आम गरीब आदमी की तरह जो चीज़ ट्रिकल डाउन करेगी वो मुझे भी मिल जाएगी। तो मुझे कोई खुसूसी मराहत की ज़रूरत नहीं है। बल्कि यहाँ तक हुआ कि उन दिनों में जब उन्होंने टेक ओवर किया, तो उन दिनों में हम 3-4 दोस्त जो साबका कैदी थे लाहौर में इकट्ठे थे। तो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी के ज़रिए पैगाम भेजा कि वो हम तीनों चारों से मिलना चाहती थी, और 70 क्लिफ्टन में टाइम भी तय हो गया। मुझे पता लग गया, लेकिन मेरे जो 2 दोस्त थे, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन दोस्तों ने मुझे बताए बगैर मुझे यही बताया कि हम फ़लाँ उधर काम जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लेकिन असल में वो कराची चले गए। और 70 क्लिफ्टन में बेनज़ीर भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई। तो बीबी ने, जैसा कि मुझे बाद में 70 क्लिफ्टन से किसी ने बताया, कि उन्होंने पूछा कि आपके जो लीडर था मेजर आफ्ताब, वो क्यों नहीं आए। तो इन्होंने आगे से जवाब दिया, जी वो बस कोई तबीयत ठीक नहीं थी और फिर वो आना भी नहीं चाहता, वो सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहता।
तो बहरहाल मुझे उनके इस रवैये से कोई गिला शिकवा नहीं पैदा हुआ और ना कोई शिकायत पैदा हुई, ना मैंने कभी उनसे बात की इस मामले में कि पीपल्स पार्टी और जो माहौल था मुल्क का, उसमें तो एक तालाब था, उस तालाब में जिसने छलांग लगाई वो उसी रंग में रंगा गया। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि वो आपसे इधर नहीं आना चाहता था, तो ठीक है। अब बेनज़ीर भुट्टो ने हमारी इस मज़ामत को, इस जदोजहद को कितनी अहमियत दी थी, आम लोग उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुकम्मल पज़ीराई की इसकी। उन्होंने मेरे 2 दोस्तों को जो उनसे मिल लिया, जिन्होंने, बेनज़ीर भुट्टो ने एक एज ए प्राइम मिनिस्टर एक गवर्नमेंट स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी। ये कमेटी वो थी जिसे आगे फेडरल कैबिनेट को इंस्ट्रक्शंस देनी थी और हदायत देनी थी और फेडरल कैबिनेट पे निगाह रखनी थी। उसके 5 मेंबर्स थे। उनमें ज़ाहिर सबसे सीनियर तो सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान थे, आज़ाद कश्मीर के सदर थे उस वक्त, पीपल्स पार्टी के भी सदर थे, और वो मुजाहिद थे जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। सरदार इब्राहिम थे, और सरदार इब्राहिम के अलावा आफ्ताब शेरपाव थे जो उस वक़्त सूबा सरहद के चीफ मिनिस्टर थे बीबी की गवर्नमेंट में। 2 ये थे। तीसरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बेलिहाज ओहदा शेख रफ़ीक थे, और दूसरे 2 मेंबर्स जो हैं ये मेरे दोस्त थे, मेजर नसार और मेजर सादिक। अब देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको किस मुकाम पे वो ले गई कि एक ऐसी कमेटी, और चेयरमैन उसकी वो खुद थी बेनज़ीर भुट्टो, एक ऐसी कमेटी जिसको फेडरल कैबिनेट को हदायत देनी थी और उस पर निगाह रखनी थी। तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता था। बहरहाल आगे जो कुछ भी हुआ, ना मैंने उनसे कभी डिस्कस किया, ना मैं जानता हूँ कि उस स्टीयरिंग कमेटी ने इस मुल्क के लिए क्या भला किया, क्या बुरा किया। मुझे बेनज़ीर की सेक्रेटरी जो थी उन्होंने नाहिद ख़ान, उन्होंने मुझे कहा कि आप डायरेक्टर आईबी मेजर मसूद शरीफ को मिलें, बीबी चाहती हैं कि आप उनको मिलें और आप उनको कुछ मामलात पे गाइड भी करें, और बाकी जितने लोगों को जिनको आप चाहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती करवाना सीनियर ग्रेड्स में, तो वो आप उनको नाम बताएं, मसूद शरीफ वो सारे काम करेगा। अब मेरे लिए ये बड़ी ताज्जुब की बात थी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम अदारा है। मसलन मिलिट्री साइड पे ISI है, या मिलिट्री इंटेलिजेंस है, या एयरफोर्स की या नेवी की इंटेलिजेंस है, और सिविल साइड पे फेडरल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस अदारा इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो मैं उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस दे सकता था। बहरहाल उन्होंने इसरार किया कि मैं उनको ज़रूर मिलूं जाके। तो मैं मसूद शरीफ को मिला जो डायरेक्टर थे IB के उस वक्त। उन्होंने मुझे बड़ा वेलकम किया, गले लगाया और कहा कि माई प्राइम मिनिस्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड मी कि आपके मुंह से जो लफ्ज़ निकले उस पर अमल किया जाए। और मुझे उन्होंने कहा कि आप जितने लोगों को चाहते हैं IB में एनलिस्ट करवाना, ग्रेड 17 से लेकर 19 तक, आप मुझे उनकी लिस्ट दे दें तो मैं उनको कल ही उनके ऑर्डर्स कर दूंगा। मैंने कहा मेजर मसूद, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आपका अदारा क्या इस तरह लोगों को भर्ती करेगा? मैंने कहा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इस मसले में सफ़र किया है, मसाइब काटे हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ जेलों में भी रहे हैं। तो क्या मैं उनमें से रिकमेंड करूं आपको? कहना हाँ, आप जिसको भी कहेंगे मैं उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दूंगा। मैंने कहा मेरे दोस्त भी हैं, मेरे करीबी लोग भी हैं जिन्होंने एसार किया है, कुर्बानियाँ दी हैं
तो मैं आपको उनकी 20 आदमियों की लिस्ट दे देता हूँ, लेकिन फैसला आपने करना है, ये फैसला मेरा नहीं होगा। उसकी वजह ये कि एक इंतहाई आम अदारे में अगर आपने ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स एनरोल करने हैं तो उनकी क्लियरेंस आपको देनी होगी, उनके बारे में एंटेसिडेंट्स जो हैं वो लेना आपका फ़र्ज़ होगा। मेरे वो बड़े, उनमें से बहुत सारे जिगरी दोस्त भी हैं, मैं उनके लिए जान दे सकता हूँ, वो मेरे लिए जान दे सकते हैं, लेकिन इस अदारे में मैं तो असूल और कायदे की बात कर रहा हूँ, आपके आइन और कानून की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको लिस्ट दे दूँगा, लेकिन बाकी काम आपने खुद करना है, मेरे कहने पे आपने नहीं करना। यू कांट ट्रस्ट मी लाइक दैट। मुझे इल्म नहीं है कि कौन आदमी किस काम के काबिल होगा। ज़ाहिर है मसूद शरीफ के तो समझ लें कि ओस पड़ गई, उसकी जितनी गर्मजोशी थी मेरे लिए वो ख़त्म होकर रह गई। अब मैंने उसको एक इम्तहान में डाल दिया था कि बीबी को जाके ये मेरी तरफ से मैसेज दो। अब ज़ाहिर है इसमें तो उसकी बेइज्जती थी, और उसमें वो ये भी सोच सकता था कि बीबी कहेगी कि वाह मेजर कैसा आदमी है और मसूद शरीफ तुम कैसे आदमी हो। अब मसूद शरीफ की हकीकत ये थी कि उसको आर्मी से मॉरल टर्पीट्यूड पे, एक इखलाकी जुर्म पे उसको डिसमिस किया गया था आर्मी से। और मॉरल जुर्म क्या था? अब वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है, अल्लाह उसे दरगुजर करे, उसकी बख्शिश करे, लेकिन किसी हमसाया अफसर की बेगम ने उसके ख़िलाफ़ शिकायत की थी और मसूद शरीफ को आर्मी से फ़ारिग कर दिया गया। अब पीपल्स पार्टी को ऐसे लोग ज़रूर चाहिए, और उन्होंने उसको डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा दिया। ज़ाहिर है उसके लिंक्स विंक्स होंगे, मैं नहीं जानता उसकी काबिलियत क्या थी या आर्मी में उसका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस क्या था, लेकिन इतना मुझे उसके दोस्तों ने, उसके जानने वालों ने बताया कि आर्मी से उसका डिसमिसल इस वजह से हुआ था। हो सकता है डिसमिसल के बाद उसने बीबी से रब्ते कर लिए हों, पीपल्स पार्टी वालों से रब्ते कर लिए हों, और कई एक ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने रब्ते किए, और कई ने कहा जी हम अटक कंस्परी केस में थे, किसी ने कहा जी हम लाहौर साजिश केस में थे, और अपनी जगह बना ली। तो मुझे इससे गरज ना थी। तो लेकिन ये हुआ कि मसूद शरीफ के हवाले से मेरा पत्ता कट गया। उसके बाद ना उसने मुझसे रब्ता किया, क्योंकि जब उसने मुझे रिसीव किया तो उसने कहा कि यू आर द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन एट द मोमेंट, जिसके लिए मेरी प्राइम मिनिस्टर ने जिसके लिए मुझे आर्डर्स दिए हैं कि वो मुंह से जो हरफ निकाले आप उस पर अमल करना। तो लेकिन ज़ाहिर है जब मैं उसके दफ्तर से निकला तो उसने बड़ी सर्द मेरी से मेरे साथ हाथ मिलाया, और वरना हो सकता है वो मुझे बाहर अपनी गाड़ी पे ड्रॉप करने आ जाता। मैं बाहर निकला और मैं शायद 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चल के, तो कहीं से मैंने कोई बस पकड़ी और जहाँ पे मैं रह रहा था मैं उधर पहुँचा। तो एक तो मेरे साथ ये हुआ। दूसरे, नाहिद खान ने ही प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और चौधरी असलम एक दोस्त है जो मोहतरमा के बहुत करीब रहे, बड़ी कुर्बानियाँ थी उनकी भी। तो नाहिद खान ने मुझे कहा कि हम आपको, बीबी चाहती हैं कि आपको पॉलिटिक्स में आए हैं और आपको पंजाब पीपल्स पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लगा दिया जाए। मैंने कहा मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ उस चीज़ पे कि पीपल्स पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो उस आदमी को होना चाहिए जो 1967 में डॉक्टर मुबशर के घर मौजूद था जब ये पीपल्स पार्टी बनी थी। मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है पीपल्स पार्टी के लिए? तो ज़ाहिर है उन्हें भी बड़ा तज्जुब हुआ, और ज़ाहिर है नापसंदीदगी की एक लहर उनके चेहरे पे दौड़ गई। ज़ाहिर है ये सारी बातें बेनज़ीर को भी पहुंच रही थी। और फिर चौधरी असलम ने, कहीं बेनज़ीर ने उनको कहा चौधरी असलम को, और चौधरी असलम को जनरल बाबर ने भी कहा। जनरल बाबर इंटीरियर मिनिस्टर भी थे,
और मोहतरमा के सबसे बड़े एडवाइज़र भी वही थे। तो जनरल बाबर ने कहा कि आफ्ताब को ये बोलो कि मुझे आके मिले और मैं उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनवाऊंगा पंजाब का। उसके बाद उसकी अपनी एफ़र्ट होगी, वो कब पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है पंजाब का, और फिर उसको उससे आगे भी पहुंचने के बहुत सारे मौके उसको मुयस्सर होंगे। तो मैंने उसको भी, चौधरी असलम को भी इसी तरह जवाब दे दिया कि ये तो मुमकिन नहीं है और ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। उसके बाद मुझे स्टील मिल में भी एक जॉब, अच्छा बड़ा जॉब ऑफ़र किया गया, जिस पे मैंने ये जवाब दिया कि स्टील मिल में तो आपको मॉस्को से PhD आदमी मंगवाना चाहिए जो स्टील मिल को चलाए और उसको बचाए और उसको पाकिस्तान के लिए प्रॉफिटेबल बनाए। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ स्टील मिल के वाले से। बीबी के साथ, मोहतरमा के साथ मेरी 2 मुलाकातें हुई। एक तो इत्फाकिया मुलाकात थी किसी जगह पे, वो लोगों के, बड़े लोगों के, अपनी पूरी कैबिनेट इकट्ठी थी उनकी और कुछ MNAs वगैरह भी थे, तो वो उनके रुकनीत के फॉर्म भर रही थी। तो मुझसे मिली बड़ी खुश दिली से, और लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये जिन लोगों के आप फॉर्म भर रही हैं, इनमें से बहुत सारे कल नवाज शरीफ के साथ थे, बहुत सारे उसके साथ थे, जनरल ज़िया-उल हक के साथ थे। तो मेरे साथ वो लोग हैं जिन्होंने 10-10, 11-11 साल जेलें काटी हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप उनके रुकनीत फॉर्म भरें। तो वो इस पे मुस्कुरा दी और कहने लगी कि देखें ना, उनके लिए तो ये शेख साहब जो मौजूद हैं। तो उससे मुझे ज़ाहिर हो गया कि पार्टी के वो वर्कर जिनके बारे में वो कहा करती थी कि उन वर्करों ने 11 साल तक इस पार्टी को ज़िंदा रखा है, वो फांसी चढ़े हैं, वो जेलों में गए हैं, उनके घर वालों ने धक्के खाए हैं, उन्होंने खुद सोजी की है, तो उनका मुकाम यही है। असल में तो मैंने उन दिनों में वो काम शुरू कर दिया हुआ था पीपल्स पार्टी के वर्करों के लिए, उनकी बहाली के लिए जद्दोजहद। तो बहरहाल उन्होंने ये जवाब दिया। फिर एक खुफिया मुलाकात उन्होंने मेरे साथ की जो किसी को ख़बर नहीं थी, और मेरा ख़्याल है कि जो उनकी करीब तरीन साथी थी और बहुत वफ़ादार थी, नाहिद ख़ान, उनको भी इस चीज़ की ख़बर नहीं है। वो डॉक्टर ज़फ़र न्याज़ी के ज़रिए उन्होंने मुझसे रब्ता किया और डॉक्टर ज़फ़र न्याज़ी के घर रात गए, उनसे मेरी मुलाकात हुई। एक तो उन्होंने गिला किया कि मैंने आपको बहुत सारी ऑफ़र्स की हैं और आपने कोई एक्सेप्ट नहीं की। मैंने कहा बीबी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो कुछ किया है वो अपने हल्फ के तकाज़ों के मुताबिक किया है और मुल्क के आइन की बहाली के लिए किया है। तो आप इस मुल्क के लिए जो कुछ भी करेंगी उसमें से जो कुछ ट्रिकल डाउन करेगा तो मेरा हक उससे ज़्यादा नहीं होगा। दूसरे उन्होंने मुझसे जनरल कल्लू के बारे में पूछा। जनरल कल्लू के बारे में नाहिद ख़ान भी मुझसे बात कर चुकी थी, तो मैं समझ गया था कि जनरल कल्लू को वो कोई अहम ओहदा देना चाहती हैं। फिर उन्होंने खुल के मेरे साथ बात की कि क्या आप समझते हो कि जनरल कल्लू एज DGI मुल्क के लिए और मेरे लिए अच्छे होंगे? तो मैंने कहा कि यकीनन जनरल कल्लू पाकिस्तान आर्मी के वाहिद जनरल हैं जिन्हें मैं बहुत ज़ाती तौर पे, करीबी तौर पे जानता हूँ, और उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत भी दी है और अपने बेटों की तरह, औलाद तो नहीं थी, शादी भी नहीं की उन्होंने, तो लेकिन वो बेहतरीन DGI सही साबित होंगे। लेकिन साथ ही मैंने उनको ये भी कह दिया कि आप ये भी ख्याल रखें कि आर्मी चीफ उनसे कितना कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो सबसे सीनियर भी होंगे और लेकिन होंगे रिटायर्ड, कहने लगी वो देखा जाएगा। तो ये मुलाकात भी हुई। अब बाद में बहुत सारे और लोग भी हैं जो क्रेडिट लेते रहे हैं कि हमने जनरल कल्लू के बारे में कुछ कहा, लेकिन असल बात तो यही थी कि जनरल कल्लू का रेफरेंस उनका मेरे ज़रिए ही उन तक पहुंचा था, क्योंकि जनरल कल्लू से जो मेरी मीटिंग्स थी मार्शल लॉ के ख़िलाफ़,
उनकी एक एक तफसील उन तक पहुंच चुकी थी और लिहाजा उन्होंने किसी और को एतमाद में लेना गवारा नहीं किया और सिर्फ मैं और वो बैठे हुए थे इनके डॉक्टर के घर में। डॉक्टर ख़ुद भी वहाँ पर नहीं बैठे थे। उसके बाद एक और रब्ता हुआ और वो ये था कि जब मैंने इन सारी चीज़ों से मैं हट गया तो मैं तो अपने घर वापस चला गया खारियाँ, और मेरा यही था कि या तो अब मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कहीं ढूंढूंगा, कोई सिलसिला बन जाए जिससे घर का दाना पानी चलना शुरू हो जाए, बच्चों की तालीम का कोई बंदोबस्त हो जाए। कुछ अरेंजमेंट तो हो गया था, वो अरेंजमेंट तो अल्लाह बख्शे जनरल मोहम्मद हुसैन अवान ने किया था। मेरी वाइफ ने, शायद मैंने बताया और लेकिन नहीं बताया मेरे ख्याल है, मेरी वाइफ ने उस रोड बीएड का आखिरी पर्चा दिया था। वो बीएससी होम इकनॉमिक्स थी, तो उन्होंने बीएड भी करना चाहा ताकि उनकी एज ए टीचर क्वालिफ़िकेशन बन जाए और जॉब मिल जाए। तो वो उन्होंने बीएड उस रोज़ किया था जिस रोज़ जंग और अखबारों में हेडलाइन आई थी मेरे नाम पे और दोस्तों के नाम पे कि उनको लंबी सज़ाएं उम्र कैद होगी। तो वो पर्चा देने जा रही थी जब उन्होंने हाकर ने उनको अखबार उनके सामने रखा। तो बहरहाल हिम्मत वाली खातून थी, तो उसको एक बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, प्राइम मिनिस्टर ने, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फंक्शन था, तो उसमें उनसे मुलाकात हुई। तो मुलाकात से पहले नाहिद ख़ान चूँकि नहीं चाहती थी कि मेरी वाइफ की और बेनज़ीर की कोई डिटेल में बातचीत हो, तो उन्होंने उनसे कह दिया कि आप, प्राइम मिनिस्टर की तबीयत बड़ी ख़राब है तो आप उनसे कोई बातचीत ना करें, उनसे ना ही मिलें तो अच्छा है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो बेनज़ीर जब उठी चली फिरी तो मेरी वाइफ का उनसे तारफ़ हो गया। मेरी वालदा से और बहन से तो पहले भी वो मिली थी, उनको उन्होंने लाहौर में बुलवाया हुआ था। तो मेरी वाइफ से उन्होंने गिला किया कि मैंने मेजर साहब को बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की हैं लेकिन उन्होंने हर चीज़ से इनकार कर दिया है, तो वो क्या चाहते हैं। तो मेरी वाइफ ने आगे से कहा, जी वो अपने मिजाज के आदमी हैं और वो हमारी बात, मेरी बात कहाँ सुनते हैं जो आपकी बात सुने। तो इस तरह हंसी में वो बात जो है ना वो ख़त्म होगी। तो ज़ाहिर है उसके बाद कोई ऐसा रब्ता ना हो सका। तो बहरहाल इन दिनों में हुआ ये कि वो जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स थे जिन्होंने 10-10, 11-11 साल जेलें काटी थी और 20-20, 30-30 कोड़े खाए हुए थे जिनके बदनों पे ज़ख्मों के निशान थे, उनको बिल्कुल धुतकार दिया गया। और जितनी कैबिनेट थी वो भी उनको मिलने को तैयार नहीं था, कोई वज़ीर उनको मिलने को तैयार नहीं था और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। तो वो खारियाँ में मेरे घर में कई लोग पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमें तो घास कोई नहीं डाल रहा, हम तो तबाह हो गए, हमारी फैमिलियाँ तबाह होगी, तो हमारी बहाली के लिए तो आप ही कुछ करो। तो उस पे फिर मैंने मजबूरन मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। तो वो मुझे इस्लामाबाद ले आए और यहाँ पे मेरा तारफ़ हुआ जहांगीर अख्तर से। जहांगीर अख्तर उन दिनों में अपना एक फ़ोटो स्टूडियो था उनका सुपरमार्केट में, लेकिन कमाल के वर्कर थे वो पीपल्स पार्टी के, इतने जानसार वर्कर थे कि उन्होंने मेरे ख्याल में अपनी जान भी इसी जदोजहद में हार दी। बाद में वो पीटीआई के साथ भी रहे और पीपल्स पार्टी के भी सदर रहे इस्लामाबाद के और पीटीआई के भी सदर रहे, लेकिन हक सच बात करना उनका काम था। और उन्होंने बेनज़ीर के सामने, इमरान खान के सामने, किसी के सामने कोई खुशामद नहीं कभी किसी की, सीधी खरी खरी बातें की और जिसका नतीजा ये निकला कि वो भी हमेशा पर्सोना नॉन ग्रेटा रहे। अब अल्लाह को फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और मैं उनके लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए इंतहाई दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अब हमारी जो जदोजहद थी वर्कर्स की, उसका बुनियादी पिलर ही वो बने, चूँकि हमारे पास तो हम तो सारे खाली जेब और
कह लें फुकरा किस्म के लोग थे, लेकिन बहरहाल वो ताजर तबके में बहुत पॉपुलर थे, तंजीम के सदर वदर भी रह चुके थे अनबन ताजरान के। तो उन्होंने मुझे तो अपने ऊपर ही फ्लैट में, वो 2 कमरों के 3 कमरों के फ्लैट में रह रहे थे, एक अपना ड्राइंग रूम बैठक मुझे दे दी, उसमें रहना शुरू कर दिया। और फिर मैंने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था असीरान जमहूरियत। पीपल्स पार्टी के तमाम असीर जितने थे उनको हमने लेटर्स लिखे वहाँ से, और गिलगित से लेके ग्वादर और कराची तक, और इधर लंडी कोतल से लेके लाहौर तक जितने लोग थे उनकी लिस्टें बनाई, उनको लेटर्स लिखे, और मकसद बनाया इस तंजीम का कि ये तंजीम 2 कामों के लिए बनी। पहली तो ये कि ये अपनी पार्टी को अपने मंशूर पे कायम रहने के लिए मजबूर करेगी। मजबूर करने से मुराद ये है कि चेक रखेगी इस चीज़ पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पे कायम रहती है, करप्शन नहीं होती। उस वक्त तक मामला शुरू हो चुका था, कोई मिस्टर 5% बन गए थे, कोई मिस्टर 10% बन गए थे, तो वर्कर्स में बेचैनी थी जो बिल्कुल महरूम थे। तो एक तो मैंने कहा कि ये मकसद होगा, और दूसरा मकसद ये होगा कि पीपल्स पार्टी के जितने वर्कर्स ने जेलें काटी हैं, मर्दों और ख़वातीन ने, उन सब की सियासी, माशी, इक़्तिसादी और माशरती बहाली, सब ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि उनको बहाल करे। मैंने कहा ये पीपल्स पार्टी का फ़र्ज़ नहीं है, मैंने उस लेटर में लिखा, ये पीपल्स पार्टी का फ़र्ज़ नहीं है, ये बेनज़ीर भुट्टो का फ़र्ज़ नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान के आइन की बहाली में अपने घर बार उजाड़ दिए, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन की बहाली के लिए अपनी पीठों पे कोड़े खाए, जिन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए और अपने लीडर के साथ हुई ज़्यादतियों के लिए खुद सोजी की, उन सब की बहाली जो है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, किसी पार्टी की या किसी सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं। तो इस पॉइंट पे कोई 1000-1500 के करीब लोग इकट्ठे हो गए, जिनमें 100-200 तो ख़वातीन थी। हमने फिर चूँकि हमारा अब ताकत भी बन गई थी, तो हमने CDA का एक इकबाल हाल था, बहुत बड़ा हाल था, उस पर अपना डेरा जमा लिया। जहांगीर अख्तर के दोस्तों ने उन्होंने हमारे लिए बिस्तरों का अरेंजमेंट कर लिया, क्योंकि 90 की बात है, 1990 के, और सर्दियों के दिन थे वो। बिस्तरों का इंतज़ाम हो गया, फिर कुछ देगें वेगें पकनी शुरू होगी, दाल रोटी मिलनी शुरू होगी, और ख़वातीन ऊपर अलहदा रहना शुरू कर दिया, और मर्दों को नीचे हॉल में और गैलरी में और इधर उधर। अब हमने कन्वेंशन का ऐलान कर दिया, तो इस पे फिर होश आई पीपल्स पार्टी वालों को, तो उन्होंने कहा कि इनको रोको। तो फिर उस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिनिस्टर्स की एक कैबिनेट कमेटी बनाई, जिनमें जहांगीर बदर थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको बख्शे। हमसे तो उन्होंने कोई भला ना किया, कैदियों से, मेरी अपनी बात तो नहीं है। उसके बाद बदर साहब के साथ सैयद अली नवाज शाह थे, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, और बेगम आबदा हुसैन थी, MNA थी। इनकी एक कमेटी बनी, और इससे पहले बदर साहब ने मेरे साथ बात की, वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे, कि ये आपकी जो डिमांड है इसको कैसे पूरा किया जाए। मैंने कहा पूरा किया जाए, इन लोगों को जो जॉब के काबिल है उनको जॉब दिया जाए, जो पार्टी के ओहदों के काबिल हैं उनको पार्टी के ओहदे दिए जाएं, जो बेघर हैं उनको घर दिए जाएं। तो बहाली का मतलब तो यही है। तो बदर ने मुझे कहा कि मेजर साहब, जो उनका लाहौरी स्टाइल था, उनका मेजर साहब, बीबी आपकी हम सब से ज़्यादा इज़्ज़त करती हैं, वो तो आपका नाम लेके तो हाथ चूमती हैं, वो कहती हैं कि इस आदमी की वजह से तो मैं रिहा हुई थी, और वो चाहती हैं कि आपको हम सबसे बड़ा ओहदा और बड़ा मुकाम दें, तो आप किन तलंगों के साथ फंस गए हैं। मैंने कहा जहांगीर बदर, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, ये तलंगा किसको कह रहे हो? और जी मैं ना वड़कड़ा नू कह रहा,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕੌਣ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਧਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ तल्लक ही कोई नहीं। मैंने कहा मेरा इनसे तुमसे ज़्यादा तल्लक रहा, आपसे तो ये जेलों से पहले तल्लक था इनका, मैंने जेलों में इनके साथ ज़िंदगी गुजारी है और इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मैंने इनको सपोर्ट किया है, हमने इकट्ठे जदोजहद की है जेलों में भी। तो मैं आप लोगों के साथ किसी मीटिंग में नहीं बैठ सकता। अगर ये पीपल्स पार्टी के लोग तलंगे हैं तो फिर मैं सबसे बड़ा तलंगा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। आप अपनी प्राइम मिनिस्टर को बता दें कि मैं तलंगों का साथी हूँ और मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। अच्छा, इस पे बड़ा शोर भी मुल्क में भी मच गया, क्योंकि अब होना ये शुरू हो गया कि हमने जुलूस निकालना शुरू कर दिया, बैनर्स बना लिए, झंडे बना लिए और इस्लामाबाद की सड़कों पे मार्च वार्च शुरू हो गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस को जाना शुरू हो गए। और फिर ये भी हुआ कि हमें गिरफ़्तार करके तो थानों में बंद कर दिया जाता था। अब अगले दिन कोई मिनिस्टर आके कहता था कि चलो निकालो इनको, छोड़ो इनको, तो लेकिन काम की बात नहीं करते थे। एक बार कौन सा वो ऊपर वाला थाना है जिसमें नौबहार या क्या थाना है इस्लामाबाद का, उसमें मुझे और मेरे कुछ साथियों को गिरफ़्तार किया गया। तो कोई 24-30 घंटे बाद इत्ज़ाज़ हसन वहाँ पहुँच गए, इंटीरियर मिनिस्टर थे, कि नहीं मेजर साहब आप आएँ, हम सारे काम करेंगे। मैं क्या काम करोगे, तो करें ना आप, इनके सारे मसाइल हल करें, आपका फ़र्ज़ बनता है। आप अगर आज मिनिस्टर हैं तो इन लोगों की वजह से हैं, पीपल्स पार्टी अगर ज़िंदा है तो इन लोगों की वजह से है। हाँ नहीं हम करेंगे, बीबी कहेंगे। लेकिन मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि जितनी कैबिनेट थी उसमें कोई पीपल्स पार्टी के वर्करों का हमदर्द नहीं था, और सब जानते थे कि ये वर्कर जो हैं वो कहते थे, मुझे कई ने कहा भी कि इनकी इतनी लंबी ज़ुबानें हैं। और ज़ुबानें इसलिए हैं कि उन्होंने मार खाई है, उन्होंने भुट्टो के नारे मारते हुए कोड़े खाए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए 10-10, 11-11 साल जेलें काटी हैं। मेरे साथ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जो 7-8 जुलाई 77 को गिरफ़्तार हुए और 90 में जाके रिहा हुए, और 90 में रिहा भी क्या हुए, उसके बाद भी जावेद इकबाल, मज़रम और इस किस्म के इस जैसे लोग जो थे वो बीबी के दौरे इक़्तिदार में भी जेलों में रहे। तो आप वो कैसे इनको आगे आने की इजाज़त देते? बीबी ने अगर उनको एक बार दावत भी दी तो उसमें ज़ाहिर वो ना तो सबकी सुन सकती थी ना मिल सकती थी सबसे, तो वो भी ऐसे ही मामला चला गया। अच्छा, फिर यहाँ तक हुआ कि अपोजिशन ने हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि आप पीपल्स पार्टी के वर्कर जो हैं वो भी हिस्सा मांग रहे हैं। मतलब जरदारी साहब 10% बन गए हैं, फ़लाना वज़ीर जो है इतना लूट मार कर रहा है, फ़लाना इतना कर रहा है, बीबी ये कमा रही है, तो अब वर्कर भी यही कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस पे हुआ क्योंकि मेरी तो उन दिनों में डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। इस्लामाबाद का इंग्लिश प्रेस, इस्लामाबाद का उर्दू प्रेस, वो डेली हमारे पास पहुंचा होता था। और वजह ये थी कि ख़बर तो तभी बनती है ना जब आप मज़ामत कर रहे हो, ख़बर किस्से कहानियाँ सुनाने से तो नहीं बनती। तो वो डेली आलमोस्ट फ्रंट पेजेस पे ये ख़बरें आनी शुरू होगी। फिर उन्हीं दिनों मैं कराची भी गया, वहाँ प्रेस क्लब में ख़िताब किया और लोगों से बातें की और साबका कैदियों को इनवाइट किया। फिर पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं 3 दिन रहा दोस्तों के साथ और वहाँ पे लोगों से रब्ते किए। पंजाब यूनिवर्सिटी में लोगों से मिले गिले और पूरे पाकिस्तान में हलचल मचाई हमने। मैं कोयटा भी गया, कोयटा में जितने लोग थे उनको इकट्ठा किया। बल्कि अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनके वालिद साहब भी मेरे साथ थे उन दिनों में। तो वो भी बड़े मुजाहिद इंसान थे और चाहते थे कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हैं इनकी जो बेइंसाफ़ियाँ जिनके साथ हुई हैं उनकी तलाफ़ी की जाए। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उस वक्त हुआ जब एयर मार्शल असगर ख़ान जैसे आदमी ने, जो कि इंतहाई बाकिरदार इंसान थे और हमारे तो उनसे पर्सनल तल्लुकात भी थे। मेरा भाई जो है खालिद, वो उमर असगर का बड़ा गहरा दोस्त था। जब उमर असगर ने पार्टी बनाई तो वो उसका पंजाब का प्रेसिडेंट बना था। और जब उमर असगर ने जनरल मुशर्रफ को छोड़ना चाहा तो उससे पहले मैं और खालिद दोनों उमर को आके मिले। हम एयर मार्शल के घर में पूरी रात रहे और पूरी रात मैंने उमर के साथ लगाई
कि तुम खुदा के लिए मुशर्रफ की कैबिनेट ना छोड़ना, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हारे साथ होना है उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर यही हुआ, उसने कैबिनेट छोड़ी और पता नहीं चंद माह बाद वो कत्ल हो गया। अब उमर असगर का कत्ल जो है उसको लोग फांसी डिक्लेयर करते हैं। ये फांसी कत्ल नहीं थी। उमर एक बहुत बहादुर आदमी था, एक बहुत बहादुर बाप का बेटा था, और उस शाम जिस रात उसने फांसी उसको हुई दी गई, उस रात उसने शाम को मेरे भाई खालिद को फ़ोन किया कि कल तुम इस्लामाबाद आ जाओ, मैं अभी जा रहा हूँ उर्दू बाज़ार में, मुझे बच्चियों के लिए कोई किताबें ख़रीदनी हैं, तो कल मैं फ़्लाइट पे इस्लामाबाद पहुँच जाऊँगा, तो हमारी एक मीटिंग है बड़ी इम्पॉर्टेंट, तुम उसमें आ जाना। लेकिन सुबह इत्तला मिली कि उमर असगर ने ख़ुदकुशी कर ली। तो उमर असगर के जनाजे पे मैं भी गया था उधर, और हम एयर मार्शल साहब से भी मिले, जो बड़े टूटे हुए थे उस दिन ज़ाहिर है, लेकिन उसके बावजूद वो बहादुर आदमी थे। तो एयर मार्शल मुसफ़ अली मीर भी आए हुए थे वहाँ पे, जो उस वक़्त एयर चीफ मार्शल थे। वो भी कितने बहादुर इंसान थे, और उनका जहाज़ जो है उसको फ़ज़ा में कैसे शिकार किया गया, क्योंकि वो इस जंग के ख़िलाफ़ थे। जो जंग जनरल मुशर्रफ लड़ना चाहते थे, मुसफ़ अली मीर उसके ख़िलाफ़ थे, लिहाजा सुपर पावर ने उनका त्यारा आसमान पे ही उसको शिकार कर लिया और मुसफ़ अली मीर शहीद हो गए। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उस वक्त हुआ जब एयर मार्शल असगर खान ने कहा कि आप देखो पीपल्स पार्टी के वर्कर भी आसिफ अली जरदारी और इन लोगों की तरह अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो अगले दिन मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको जवाब दिया। मैंने कहा मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आप इन वर्करों के ख़िलाफ़ आपने बात की है कि अब वो लूट मार का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुझे आप ये बताएं कि जब आपने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन तो आपने पहले की, जब ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स थी वो, तो आपने उस वक्त उसको ज्वाइन कर लिया, और बाद में आपने ज़ाहिर है आपने बड़ा करैक्टर था आपका, आपने हुरों पे फायर करने से भी इनकार किया। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद मुझे आप बताएं, आपने सारे ओहदे एंजॉय किए, आप स्क्वाड्रन लीडर बने, विंग कमांडर बने, एयर कमोडोर बने, एयर मार्शल बने, एयर मार्शल बन के आप फिर PIA चेयरमैन भी बने, आपने PIA को भी आसमान पे ले गए। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जब एयर चीफ बने आप, तो आपने वो 10 मरबे ज़मीन क्यों एक्सेप्ट की जनरल अयूब खान से, जो आपको शायद घोटकी में या जो कैंट बना है आप उस एरिए में सिंध में आपको मिली थी, वो आपने क्यों एक्सेप्ट की? वो तो आपके टर्म्स ऑफ कंडीशन जो थी, आपकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस थी, उसमें तो शामिल नहीं थी। फिर वो आपको जो अवार्ड्स मिले उसका भी हिस्सा नहीं थी। आप फ्लैग हाउसेस में रहते रहे, आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों एंजॉय की, आपने एयरक्राफ्ट खुद रन किए, आपने फाइटर एयरक्राफ्ट चलाए, आपके पीछे काफिला हुआ करता था, आपने सारा प्रिविलेजेस और पर्क्स एंजॉय किए जो एक एयर चीफ का हक भी था और नहीं भी था। तो आपने 10 मरबे ज़मीन क्यों ली? मुझे आप ये बता दें। तो ये वर्कर जिन्होंने अपनी जानें दे दी हैं पाकिस्तान के आइन के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, बेशक वो अपने लीडर के नारे भी मारते हैं, भुट्टो के नारे भी मारते हैं, तो आपको इन पे इतराज़ क्यों है? मसलन 10-10, 11-11 साल वो जेलों में रहे, उनके बच्चे मर गए पीछे, उनकी फैमिलीज रुल गई, और अब अगर वो रिहा किया गया उनको, तो क्या इस स्टेट का फ़र्ज़ नहीं है, इस रियासत का, कि उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसको वो ख़त्म करे? फ़र्ज़ है उसका, ये फेडरेशन का फ़र्ज़ है कि वो उनको बहाल करे। तो मुझे अफसोस भी था कि मैं एयर मार्शल को ये जवाब दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एयर मार्शल तो नहीं थे, उस दौर के तमाम जनरल्स को 10-10 मरबे ज़मीनें मिली, और कर्नल्स को 4-4 मरबे मिले, उससे निचलों को 2-2 मरबे मिले, और फिर JCOs तक 1-1 मरबा भी मिलता रहा लोगों को, और उससे थोड़ी भी मिली लोगों को। तो ये किस खाते में दिया गया था? सिर्फ इसलिए कि आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ, आपने बेल्ट बांधी हुई है,
या आपने जंग लड़ी है या नहीं लड़ी, आपने दफा किया है या नहीं किया, तो आपको ये ज़मीनें बांट दी गई, बाद में आपको प्लाट भी मिले, सब कुछ मिला। और वर्कर जिसने अपनी जान मार दी, जो फांसी चढ़ गया, इनमें वो लोग शामिल थे जिनको 36 लोग थे जिनको फांसी की सजाएं हुई थी। अब वो मेरे साथ थे। और इनमें 6 वो फैमिलीज थी जिनके बच्चों ने खुदसोजी की थी। और खुदसोजी आप सिर्फ ये ना समझें कि वो भुट्टो के लिए उन्होंने की थी, उन्होंने भुट्टो के लिए भी की, उन्होंने पाकिस्तान के आइन के लिए की और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए की। तो मैंने एयर मार्शल से जब ये बात की तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन ये हकायक थे जो मैं बताना चाहता था कौम को भी और सब को भी। बहरहाल हुआ ये कि मैंने इतना टाइट कर दिया गवर्नमेंट को इन सीराने जमहूरियत की वजह से कि हुकूमत मजबूर होगी कि कुछ ना कुछ करे इन लोगों के लिए। तो उसके लिए मुझे पैगाम आने शुरू हो गए। हाँ, उसके लिए पहला पैगाम मुझे मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से आया। ये पूरा मुल्क सुन ले गौर से कि जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ तो सबसे पहले नवाज शरीफ के, उन दिनों में चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो उनके एक मिनिस्टर थे चौधरी अख्तर अली वरियो, तो वो भी गुजर थे। उस हवाले से मेरी फैमिली के साथ, मेरा एक ब्रदर इन लॉ था जो सियाचिन में शहीद हुआ, मेजर बाबर, तो मैं उसके घर में रह रहा था F63 में। तो अख्तर वरियो मुझे आके वहाँ पे मिले और मुझे कहा कि आफ्ताब, मियाँ चाहता है कि तू लाहौर आ तो उन्होंने मिल, वो इन वर्करों के सारे मसाइल हल कर देगा। मैंने कहा चौधरी आप क्या बात कर रहे हो, ये वर्कर कोई बिकाऊ माल हैं कि इनको नवाज शरीफ के आगे बेच दिया जाए। बाबा, मेरा ना पीपल्स पार्टी से तल्लक है, ना मैं आप लोगों से मेरी कोई रिश्तेदारी है मुस्लिम लीग नून से। इन्होंने पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की है, मैं इनकी स्ट्रगल में इनका साथी हूँ, मैं बेचने के लिए नहीं बैठा हुआ इधर। तो कहने लगा तू बड़ा कमाल आदमी। चौधरी अख्तर बड़ा मुंह फट भी थे, अल्लाह बख्शे, फोत हो गए हुए, और गाली गलोच भी बड़ी करते थे, बड़ों को भी और सबको भी, साथियों को भी। उन्होंने कहा फलाना टिंगड़ा वो कहता है कि तू आके मिल उन्होंने तो मैं सारे मसले हल कर दूँगा। तो आई रिफ्यूज्ड। वो बड़े मायूस हो के गए। फिर उनके दूसरे भाई थे अब्दुस्तार वरियो, फिर मियाँ नवाज शरीफ ने उनको मेरे पास भेजा और अब्दुस्तार ने मुझे कहा कि मियाँ इधर तक तैयार है कि आप आओ लाहौर में और घोड़े पे बैठो और जितनी ज़मीन आप घेर सकते हो घेर लो, वो आपको और आपके वर्करों को मिल जाएगी, लेकिन आप छोड़ो इनको, पीपल्स पार्टी वाले बेवफा लोग हैं, इनको छोड़ दो और आ जाओ। मैंने उनको भी इनकार कर दिया, मैंने कहा ये इस तरह नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ नवाज शरीफ तुम्हें इधर आके मिलने को तैयार है। मैंने कहा मैं उनसे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक ऐसे सेंसिटिव मामले में पड़ा हुआ हूँ कि इसमें ऐसी कोई हरकत मुझे गवारा नहीं है। उसके बाद सबसे आखिर में, और ये सारे लोग ज़िंदा हैं अभी, सबसे आखिर में मेजर शाहनवाज बदर मेरे पास आए। वो मेजर बाबर के दोस्त भी थे। एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, ज़ख्मी हो गए। उसके बाद सिविल में उनको मियाँ नवाज शरीफ ने अपना PSO बना लिया था। मेजर शाहनवाज बदर एक बहुत ही बासूल, बहुत कमाल के इंसान हैं और बहुत दयानतदार, ऑनेस्ट और बहुत इंतहाई सुलझे हुए इंसान। तो वो मुझे आके मिले। मैं उन दिनों में पिम्स हॉस्पिटल में था, मेरी वालदा का ऑपरेशन हुआ था। तो बदर ने भी मुझे कहा कि मियाँ नवाज शरीफ मिलना चाहता है। तो वो कहते हैं कि आप आफ्ताब, मैं पिंडी आ जाता हूँ और पिंडी मरी कहीं किसी घर में, गली में, कहाँ जहाँ पे भी वो कहे तो मैं उसको मिलने को तैयार हूँ। मैं एक दफ़ा मेजर आफ्ताब से मिलना चाहता हूँ। तो मुझे मेजर बदर ने भी कहा कि आपने अपना घर भी तबाह किया है, ये लोग भी तबाह हुए हैं, तो बेहतर ये है कि आप मियाँ नवाज शरीफ से मिल लें ताकि इनकी बहाली हो जाए। तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के तमाम वर्करों को गोद में लेने को तैयार थे, लेकिन सिर्फ मेरा हाँ करने की देर थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि ये काम ना मैंने ज़िंदगी में पहले कभी किया है, ना मैं अब करूँगा, ना इंशाअल्लाह ताला मुझे तौफीक दे के आइंदा मैं करूँ। तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को तो उन्होंने देखा ना कितनी इज्जत दी। अब जिनमें परवेज़ रशीद साहब शामिल हैं, जो इस वक्त मेरे ख्याल में पूरी पंजाब कैबिनेट से भी भारी हैं। फिर राना सनाउल्लाह हैं, पीपल्स पार्टी छोड़ के वो उनके साथ शामिल हुए और वो पूरी फेडरल कैबिनेट में भारी हैं इस वक्त। तो अगर मैं उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की बात मान लेता
तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं था, मैंने उनको इनकार कर दिया। अब दूसरी तरफ देखें कि पीपल्स पार्टी अपने वर्करों से क्या सलूक कर रही थी। फिर फाइनली जब बेनज़ीर बिल्कुल तंग आ गई तो उन्होंने अपने स्टाफ को कहा, नाहिद खान को और इन सब को कहा कि इनके बंदों को तोड़ो। वो बंदों को उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, किसी को कोई लालच दिया, किसी को कोई लालच दिया, लेकिन वो अपना काम करवा के फिर मेरे पास आ जाते थे कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हमने ये ले लिया है। तो लेकिन मैं फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि बेहतर ये है कि अब मैं साइड पे हो जाऊं ताकि वो तैयार हो गए हैं इनको कुछ देने दिलाने के लिए, तो बेनज़ीर इनको लुक आफ्टर कर लें अपने वर्करों को। तो फिर मैंने सरेंडर करने का सोचा। तो मैंने जो आमदोरफ्त उनकी थी उनको बताया कि ठीक है शेख रफ़ीक, मैंने शेख रफ़ीक का नाम नहीं लिया, तो मैंने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। किसी मिनिस्टर ने कहा, मेरे पता नहीं वही अली नवाज शाह थे या कौन था, तो मैंने कहा मैं तो बीच में ऐसे ही मार खा रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं एक ब्रिज बनता और इन वर्करों के मसाइल हल हो जाते, तो आप इनके ख़ुद मसाइल हल करें। और उन्होंने फिर शेख रफ़ीक को मुकर्रर किया कि वो इनके मसाइल हल करेंगे। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मैं भी था, शेख रफ़ीक सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, वो शायद एक दो मिनिस्टर्स भी मौजूद थे और पिंडी इस्लामाबाद के बहुत सारे वर्कर भी मौजूद थे। तो वहाँ पे मैंने ऐलान किया कि मैं आज से ये स्ट्रगल जो है उसको शेख रफ़ीक साहब के हवाले कर रहा हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड था पूरा, मैंने कहा ये भी मैं इनके हवाले कर रहा हूँ। तो कई वर्करों ने तो धाड़ें मारी और वो चीख पड़े। एक ने आके तो शेख रफ़ीक साहब को गिरेबान से पकड़ लिया, एक ने शेख साहब को गालियाँ देनी शुरू कर दी कि तुम गद्दार हो, मेजर साहब ने हमारे लिए इतनी स्ट्रगल की है जेलों में भी और यहाँ पे भी, और तुम उनकी जगह लेना चाहते थे। बहरहाल मैंने उनको डांट दिया कि शेख साहब आप सब के बुज़ुर्ग हैं, तो आप इनसे तावन करें, ये आपके मसाइल हल करेंगे। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसके बाद हुआ क्या। तो बहरहाल जो मेरी स्ट्रगल थी उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों बेघरों को घर मिल गए, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल गई, बहुत सारे लोगों को प्लाट भी मिल गए। मेरे नाम पे भी उन्होंने 2 प्लाट इस्लामाबाद में जारी कर दिए 5-5 मरले के। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक कहानी थी कि उन लोगों की जद्दोजहद, जिन लोगों ने इस पार्टी को ज़िंदा रखा 11 साल, उस जद्दोजहद का नतीजा कुछ अच्छा ना निकला। और ना लीडर ने उनको ज़िंदगी बख्शी और ना ही लीडर के साथ जो लोग थे, और साथ वही लोग थे जिन्होंने अल्टीमेटली लीडर को भी पार करवा दिया। भुट्टो साहब की फांसी में भी उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों का हाथ था। बेनज़ीर की शहादत में भी उनके करीब 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। जो जिस वक्त वो आखिरी दमों पे थी तो उनके करीब 3 साथी जो है ना, जो उनके साथ थे, वो उन्हें छोड़ के भाग गए थे। नाहिद खान और एक का दुक्का लोग और हैं जिन्होंने उनसे वफा की और वफा निभाई भी। तो बहरहाल मैं उसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो के लिए भी और उन तमाम वर्करों के लिए भी दुआगो भी हूँ। ना मैंने कभी उनसे कुछ मांगा, ना मैंने कभी उनसे कुछ लिया। मैंने जो कुछ किया था मैंने अपने मुल्क के लिए किया, अपने मुल्क के आइन की बहाली के लिए किया। मैंने और मेरी फैमिली ने सफ़र किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हमेशा छाता मुहैया किया। अल्लाह ताला ने हमेशा, हमारे पास घर नहीं है, मैंने अपना घर तो मस्जिद बना दिया, अल्लाह को दे दिया, उसी ने दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इतना कुछ दिखाया। जंग, सिविल वार, कश्मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल के मोर्चे, फिर जेलों के मोर्चे, फिर ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक मोर्चा, तो अल्लाह ने सही सलामत वहाँ से वापस ले आया। ना कुछ किसी से ज़्यादती की, ना पाकिस्तान के ख़जाने पे हाथ मारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे आप सब की दुआएं चाहिए और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, मुसल्लह अफवाज वाले भी और सिविल वाले भी, ब्यूरोक्रेट्स भी और ऑफिसर्स भी और जवान भी,
इन चीज़ों से सबक सीखें और इस मुल्क को बनाने की कोशिश करें। मुझे बहरहाल एक इनाम ज़रूर मिला कि यहाँ मुगलपुरा में एक पॉलिटिकल वर्कर था जिसने 8-9 साल जेल काटी, तो वो मुझ पे बड़ा ज़ोर लगाता रहा कि आप आएँ, मेरी वालदा जो है ना आपकी दावत करना चाहती हैं। तो मैं मुगलपुरा में गया। वो मुगलपुरा में एक सराय है मुग़लों के दौर की ना, बिल्कुल खंडर। तो वो उस खंडर में ऊपर वाली मंजिल पे मुझे ले गया। एक छोटा सा कमरा, 4 कुर्सियों, 2 चारपाइयाँ आ सकती हैं जिसमें। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने खाना खिलाया, उसकी वालदा मिली, भाई बहन सारे लोग मौजूद थे। तो उसकी वालदा खाने के बाद, पहले नहीं, उन्होंने मेरी बड़ी मुझे गले लगाया, प्यार किया और मुझे कहा कि बेटा, पाकिस्तान मेरे लिए आज 40 साल बाद, पाकिस्तान 50 निसफ सदी के बाद आज बना है, चूँकि आज तुम मेरे घर में आए हो और मैंने इस घर में इन 4-5 बच्चों को जन्म दिया। इस घर में इनका बाप अल्लाह को प्यारा हुआ। इस घर में ही हमने दुख सहे और खुशी तो मुकद्दर में थी नहीं। और अब ये कमरा जो है, इसकी बजाय तुमने हमें एक प्लाट ले दिया है, उस पे हम घर बनाएंगे। और मैं फिर दुआ करती हूँ अल्लाह तुम्हें इतनी ज़िंदगी दे कि तुम उस घर में भी आ सको। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि वो जितने पॉलिटिकल वर्कर्स थे, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और उन्हें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उनके लिए भलाई हो। और उनके लवाकिन जिन्होंने सफ़र किया, अल्लाह उनको भी उसकी जज़ा दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।